Hey everyone, this is your Otaku Orange and welcome back to another episode of Lost Media, the series where we talk about the hidden gems of anime. और आज के लॉस्ट मीडिया के एपिसोड में हम एक ऐसी ही भुलाई गई 1917 की एक इंटरेस्टिंग ओवीए ट्वाइलाइट क्यू के बारे में बात करेंगे। ट्वाइलाइट क्यू एक लिटिल नोन एनिमे है जो कि हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये एनिमे यंग डायरेक्टर्स और आर्टिस्ट को शोकेस करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन लो सेल्स की वजह से इसके सिर्फ 2 ही एपिसोड्स बन पाए और 2 एपिसोड्स के बाद इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। ये एनिमे एक ट्वाइलाइट जोन एंथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और इन दोनों एपिसोड्स में एनिमे इंडस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों ने काम किया है इन द लास्ट क्वार्टर सेंचुरी। इवन दो ये दोनों एपिसोड्स एक ही एनिमे का हिस्सा है, बट स्टिल ये दोनों एपिसोड एक दूसरे से बहुत अलग हैं और इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं बनता है। ट्वाइलाइट क्यू का सबसे पहला एपिसोड स्टार्ट होता है एक काउंटडाउन के साथ, स्टार्टिंग विद 7 to 3। अब 7 क्यों मुझे नहीं पता, शायद कोई शुभ नंबर होगा। After the countdown, एक वार्निंग आती है saying this picture will take hold of your reality. If you do not want that to happen, press the stop button immediately and stop watching. इस वार्निंग के बाद एक रेड फ्लैशिंग टेक्स्ट आता है saying stop button disabled और फिर उस ब्लैक स्क्रीन से एक जंप कट होता है। एक सुनहरे बाल और सफ़ेद ड्रेस वाली लड़की जो एक झूले पर खेल रही होती है एक सनसेट जैसे बैकग्राउंड के सामने, और बैकग्राउंड में हमें एक घड़ी के टिक टिक करने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। और फिर हमें ब्लैक स्क्रीन पर विद वाइट टेक्स्ट टाइटल स्क्रीन, एपिसोड नंबर और ईयर नंबर इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। फिर वहाँ से एक और जंप कट होता है टू सम जैज म्यूजिक विद ए एक्वाटिक सीन, जहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर मायू से इंट्रोड्यूस होते हैं जो अपनी एक फ्रेंड कवाको के साथ एक रिजॉर्ट पर वेकेशन स्पेंड करने आई होती है। जब उसे समुद्र में एक पुराना कैमरा मिलता है, वो उस कैमरे को अपने साथ अपने होटल रूम में ले आती है, जहाँ पर वो डिस्कवर करती है कि इस कैमरे में एक फिल्म है। जब मायू उन फिल्म्स को डेवलप करवाती है तो वो शॉक हो जाती है इस बात से कि उस कैमरे में जो पिक्चर होती है वो उसी की होती है, एक लड़की के साथ जिसे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। इस बात को लेकर मायू बहुत सोचती है कि आखिर वो कैमरा समुद्र में क्या कर रहा था और उस पिक्चर में वो लड़का कौन था, और इस बात की मायू के पास कोई मेमोरी क्यों नहीं है। तो अपने सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मायू अपनी फ्रेंड कवाको और उसके बिग ब्रदर के साथ उस कैमरा के मैन्युफैक्चरर्स के पास जाते हैं और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ये कैमरा अभी भी डेवलपमेंट में है और इस कैमरे का मॉडल नेक्स्ट ईयर मई में रिलीज होगा। और सबके सामने वो कैमरा धीरे धीरे गायब होने लगता है और यहाँ से शुरू होती है इस एनिमे की मिस्टीरियस स्टोरी टेलिंग, जिसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। Unlike episode 1, episode 2, file 538 is more based on dialogues and voiceovers. सो एपिसोड स्टार्ट होता है टोक्यो की एक बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाले दिन से, जहाँ पर कुछ प्लेन्स आसमान में गायब हो रहे होते हैं। जिन लोगों ने उन प्लेन्स को गायब होते हुए देखा था, उन लोगों का कहना था कि वो प्लेन्स आसमान में एक फिश में बदल गए, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं होता है और इस बात को लेकर दोनों मीडिया और पब्लिक कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस एनिमे की फर्स्ट सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि एक प्लेन एक फिश में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक जायंट फिश आसमान में तैर रही होती है। लेकिन इस सब को साइड में कर दिया जाता है और हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो एक डिटेक्टिव होता है जो अपनी किस्मत के ऊपर जी रहा होता है और उसे एक जॉब मिलती है एक छोटी पैंटलेस बच्ची और एक आदमी पे नजर रखने की, जो एक स्लम्प नेबरहुड में रहते हैं एक अबैंडन लुकिंग लाइक बिल्डिंग के अंदर। और एक रात वो डिटेक्टिव डिसाइड करता है उनके अपार्टमेंट में जाने की। वहाँ पर उसे वो छोटी बच्ची सोती हुई मिलती है, लेकिन वो आदमी वहाँ पर नहीं होता है और डिटेक्टिव को उस अपार्टमेंट के अंदर एक वर्ड प्रोसेसर मिलता है और वो उस वर्ड प्रोसेसर के अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना शुरू कर देता है और यहाँ से स्टोरी नरेट होती है। इस नरेशन में हमें पता चलता है कि उस डिटेक्टिव को एक जॉब ढूंढने में कितनी दिक्कतें आती हैं और जब उसे एक जॉब मिलती है तो वो सिर्फ एक बच्ची और एक आदमी के ऊपर नजर रखने की मिलती है, जो अपना पूरा दिन सिर्फ खाने पीने और सोने में निकालते हैं। और उस डिटेक्टिव को एक फीलिंग होती है कि ये आदमी और बच्ची असल में फादर डॉक्टर भी नहीं है और उस छोटी बच्ची को फिशेस इतनी पसंद होती हैं कि जब भी उनके अपार्टमेंट के ऊपर से
से कोई प्लेन जाता है वो बच्ची बालकनी में आकर खड़ी होती है और चिल्लाती है फिश। और नरेशन के दौरान नरेटर को एक आइडेंटिटी क्राइसिस आता है और वो ऐसी बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करता है इस दुनिया और अपने बारे में। ट्वाइलाइट क्यों के दोनों एपिसोड्स में अलग स्टूडियोज और अलग डायरेक्टर्स ने काम किया है। इसका पहला एपिसोड डायरेक्ट किया था टोमोमी मोचिजुकी, जिन्हें स्टूडियो जिबली, निप्पॉन एनिमेशन, पियरो और सनराइज के साथ काम करने के लिए जाना जाता है। और इन्होंने प्यूपा और म्यूसेनी एकेकु जैसी बहुत सी एनिमे पर काम किया है। और इस एनिमे का दूसरा एपिसोड डायरेक्ट किया है मामोरू ओशी, जिन्होंने उरुसे यात्सुरा और गोस्ट इन द शेल जैसी बहुत सी एनिमेस पर काम किया है। ओशी मामोरू अपनी फिलॉसफी ओरिएंटेड स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं और ट्वाइलाइट क्यों पर अजियाडो और स्टूडियो डी ने काम किया है। और इस एनिमे के क्रेडिट्स में आपको ऐसे बहुत से फेमस नेम्स सुनने को मिलेंगे जैसे अकेमी टाकाडा, चिचिरो कोबायाशी, शिंजी ओत्सुका जैसे और भी बहुत लोग। सो अगर आपको रेट्रो स्टाइल एनिमे पसंद है या फिर आप बस बारिश के मौसम में आराम फरमाते हुए कुछ देखना चाहते हैं, देन ट्वाइलाइट क्यू इज द परफेक्ट गो टू एनिमे। वेल इफ़ यू वांट टू वॉच ट्वाइलाइट क्यों देन लेट मी टेल यू कि ये एनिमे किसी भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। बट स्टिल अगर आप एनिमे इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं देन यू कैन बाय इट्स डीवीडी, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली जापान में अवेलेबल है। और ये बात आपको और मुझे भी पता है कि ऐसा कोई नहीं करने वाला है। सो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में एक पिन्ड कॉमेंट होगा जहाँ पर आपको इस एनिमे का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर कुछ ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर मैं अच्छा लगा तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। See ya।